पेट्रोल और डीजल आज की दुनिया के लिए इतने जरूरी हो गए हैं जितनी हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन। किसी भी देश की इकोनॉमी हो या पब्लिक की जरूरतें, पेट्रोल और डीजल के बिना लगभग बेकार हैं। आप अपने देश को ही देख लीजिए, पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। आप में से कई लोग इस लाइन का हिस्सा रहे होंगे, पर क्या कभी उसी पेट्रोल पंप पर खड़े हुए आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि अपने देश में पेट्रोल आता कहां से, हम कहां से और कैसे पेट्रोल और डीजल निकालते हैं, वो लोग कौन है जो ये काम करते हैं और उनकी जिंदगी कैसी होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम आपको सब बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि पेट्रोल और डीजल दरअसल क्रूड ऑयल से ही मिलते हैं। कच्चे तेल को गहराइयों से निकालकर जब अलग अलग तापमान पर वेपोराइज किया जाता है, तब हमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त होते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर तेल मिलता है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हम आपको मुंबई के समुद्र में लगे ONGC के प्लांट के बारे में बताएंगे। जी हाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये वही प्लांट है जिसने इसी साल मई में आए टाउक्टे तूफान की मार को झेला था। तेल का ये कुआं मुंबई के अरब सागर में चल रहा है। बता दें कि देश का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन प्लांट है, जो कि देश के 71% ऑयल प्रोडक्शन को संभालता है। अगर वहीं हम दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा तेल गल्फ के देशों में, और वही दुनिया भर के तेल को मैनेज करता है। वैसे एक वक्त वो था जब तेल का कुआं खोदना बेहद आसान काम था, क्योंकि पहले धरती में बहुत मात्रा में तेल मौजूद था। इतना तेल था कि पहले ये कहावत मशहूर थी कि आप जहां खड़े हैं वहीं खोद लीजिए और आपको तेल मिल जाएगा। जी हाँ, उस वक्त धरती में इतना तेल था कि लोग इससे परेशान थे। हाँ, अभी आपको ये बात अजीब लग रही होगी कि यार तेल से लोग परेशान कैसे हो सकते हैं। दरअसल उस समय पेट्रोल के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन नहीं लगती थी ना, और दूसरी चीज, वो बेचारे कुआं तो पानी के लिए खोदते थे और तेल निकल जाता था। कुल बात ये थी कि उस वक्त डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा थी। लेकिन आज हालात ये है कि डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई दिन ब दिन घटती जा रही है। जी हाँ, सप्लाई कम होने की एक बड़ी वजह जो कई रिपोर्ट्स में सामने आई वो ये है कि जो देश कच्चे तेल में समृद्ध थे, मतलब जिन देशों के पास कच्चा तेल बहुत ज्यादा मात्रा में था, उन्होंने इसके प्रोडक्शन को लेकर इतना अंधापन मचा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर हालात जल्दी सही नहीं किए गए तो जल्दी वो दिन भी देखने को मिल सकता है जब दुनिया की तेल की सारी जरूरतें लटक जाएं। अगर ऐसा होने से रोकना है तो हमें नए कुएं खोदने पड़ेंगे, और खोदने के लिए पहले नए कुएं खोजने पड़ेंगे। और ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। समुद्र से तेल कैसे निकलता है? ये तो आप सभी जानते हैं कि कच्चा तेल प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो सोर्सेज हैं, समुद्र या फिर जमीन। इन्हीं के नीचे दबा मिलता है तेल, और असली वक्त लगता है इतनी गहराई में से तेल ढूंढने में। कई बार तो इसमें सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए भी खर्च होते हैं। और अगर समुद्र की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो तेल हम तक पहुंचता है उसे ढूंढने के लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक तेल ढूंढती रहती हैं। जब इस मशीन को एक जगह से तेल मिल जाता है तो फिर बीच समुद्र में उसी जगह पर यह कुआं बनाया जाता है, जैसे कि भारत ने मुंबई में कर रखा है। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं। लेकिन ये जो ड्रिल होती है ये हजारों फीट नीचे तक होती है। जैसे ही एक बार इस ड्रिल से तेल मिलता है तो उसे पाइप्स की मदद से इस तैरती हुई रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। बता दें कि जमीन पर ड्रिलिंग का काम भी कुछ इसी तरह से होता है, बस समुद्र में पानी की वजह से ड्रिलिंग थोड़ी और ज्यादा गहरी हो जाती है। एक बार जब तेल को निकाल लिया जाता है तो इन्हें रिफाइनरी में ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो तेल मिलता है वो दरअसल क्रूड ऑयल होता है, जिसे रिफाइन करने के बाद हमें पेट्रोल और डीजल जैसे तेल मिलते हैं। दरअसल इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और फिर वो वेपोराइज्ड होता है, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे इसे 260 डिग्री पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री पर कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता है, और 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। कैसी होती है वर्कर्स की जिंदगी? समुद्र से ऑयल निकालने के प्रोसेस में बेसिकली दो जगह काम होता है। पहला वो काम जो बीच समुद्र में बने तेल के कुओं पर होता है, और दूसरा काम वो जो रिफाइनरी में होता है। जो बीच समुद्र में काम करते हैं उन्हें ऑफशोर वर्कर्स कहते हैं, और जो जमीन पर काम करते हैं यानी रिफाइनरी में, उन्हें ऑन शोर वर्कर कहते हैं। और कौन कहाँ काम करेगा ये डिसाइड कंपनी करती है। कोई भी वर्कर ये खुद तय नहीं कर सकता कि कौन कहाँ काम करेगा।
ऑन शोर वर्कर्स को ज्यादा काम ऑफिस का ही होता है और वहीं ऑफ शोर वर्कर्स का काम तेल को ड्रिल करने से लेकर प्रोसेस करने तक का होता है। ऑफ शोर वर्कर्स का ये काम बेहद खतरनाक होता है और कंपनी भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होती है, इसीलिए ऑफ शोर वर्कर्स का काम ऑन ऑफ ड्यूटी में होता है। इसका मतलब होता है कि महीने में 15 दिन काम और 15 दिन छुट्टी। हालांकि कुछ कंपनियों में सिस्टम 21 दिन का भी होता है, मतलब 21 दिन काम और 21 दिन आराम। अब इसमें जिन 15 या 21 दिन वर्कर्स को रिग्स पर काम करना होता है उन्हें हर दिन समुद्र में ही रहना होता है। मतलब पहले दिन आपको समुद्र में पहुंचा दिया जाता है और फिर आपकी वापसी 21 दिन बाद ही होती है। बीच समुद्र में रहने के लिए कंपनी ने एक बड़े से जहाज को हॉस्टल की तरह बनाया हुआ होता है जिसमें बंक बेड्स लगे होते हैं। आपको याद होगा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि ONGC के प्लांट ने खतरनाक तूफान को झेला था। दरअसल जब ये तूफान इस प्लांट से टकराया था तब उस पर करीब 800 लोग काम कर रहे थे और तूफान की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिसकी वजह से समुद्र में 30 से 35 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थीं और उन लहरों में फंसी थीं 800 जिंदगियां। फिर भारत की नेवी ने अपनी जान हथेली पर लेकर सैकड़ों लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकाला, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद भी 89 लोग लापता हो गए। इनमें से 52 लोगों की लाशें तो समुद्र में मिल गईं, लेकिन बाकी के लोग कहां गए कोई नहीं जानता। अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ऑफशोर पर काम करना कितने जोखिम से भरा हुआ होता है। बहरहाल वापस आते हैं प्लांट पर। तो जो लोग प्लांट पर रहते हैं उनका खाना उन तक पहुंचाने के लिए भी एक पाइपलाइन बिछी होती है जिसके जरिए उनको खाना पहुंचाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि वहां पर रहने के लिए सब कुछ है तो हॉस्टल में किचन नहीं है क्या? तो दोस्तों, वहां पर जितनी गैसेस और ऑयल्स होते हैं इतने शायद ही कहीं होते होंगे। और सोचिए, अगर आपसे जरा सी भी गलती हुई तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैगी के चक्कर में सब रोस्ट हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर फ्रोजन फूड इस्तेमाल किया जाता है जो किनारे से पाइपलाइन के जरिए वर्कर्स तक पहुंचाया जाता है। अब वहां पर किचन भले ही ना हो, पर वर्कर्स के टाइम पास के लिए वहां पर टीवी और इंडोर गेम्स के इंतजाम रहते हैं। इनके इंडोर गेम्स का ध्यान भी ज्यादा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो लोग रिग्स पर काम करते हैं उन्हें मोबाइल भी रखने की इजाजत नहीं होती। इसकी 2 वजह। पहली ये कि कई बार मोबाइल से इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो गलती कर सकता है, और दूसरी ये कि ऑयल रिग्स पर बहुत से काम सीक्रेट होते हैं, इसीलिए वो ना तो यहाँ पर मोबाइल लाने देते हैं और ना ही कोई और कैमरा। कुल जमा बात यह है कि वो नहीं चाहते कि कोई इनके कामों की वीडियो बनाए। वहां पर कंप्यूटर और लैपटॉप तो होते हैं, लेकिन उनमें इंटरनेट भी वहीं होते हैं जिस पर सिर्फ कुछ काम की वेबसाइटें खुलती हैं। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इन लोगों को काम के साथ साथ पानी में सरवाइव करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि अगर वो किसी वजह से पानी में गिर भी जाएं तो भी वो मदद मिलने तक अपने आप को जिंदा रख सकें। और इसी तरह जीते हुए वो हमारे लिए समुद्र की गहराई से तेल निकालते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। क्या आप इस तरह की जिंदगी जी सकते हैं दोस्तों? ऑयल रिग्स पर छोड़िए, क्या यहीं पर आप 21 दिन बिना मोबाइल और सोशल मीडिया के रह सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें। अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।